अच्छा हुआ मिनाली, तुम यहीं मिल गई। अरे राधिका, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? रो रही थी क्या? नहीं तो। राधिका ने तपाक से कहा, जिसे रोने की बात वह छिपाना चाह रही है। वैसे असलियत यह थी कि राधिका वास्तव में ही अभी आधा घंटा पहले ही बाथरूम में से रो कर आई थी। जब तब रोकर वह अपने आप को हल्का कर लेती है ताकि उसका अतीत उसे परेशान ना करे। लेकिन मिनाली के सामने रोने की बात सामने आ गई, इसलिए वह सकुचाते हुए टॉपिक बदल देती है। पता है, पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हर फ्लोर में तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम मुझे यहाँ मिली हो। अरे क्या बताऊँ राधिका, यहाँ पर तो मेरी ही ज़रूरत थी। अच्छा तुम छोड़ो यह सब मिनाली, अभी तुम्हारी यहाँ नहीं वहाँ ज़रूरत है। डॉक्टर अनिरुद्ध अपने केबिन में तुम्हें बुला रहे हैं। डॉक्टर अर्चना भी अभी वहाँ पर मौजूद हैं। शायद कुछ टॉपिक तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं। जल्दी जाओ वरना वे गुस्से से फट पड़ेंगे। अरे राधिका, जब ऐसी कोई बात होती है तो पहले ही बता देना चाहिए ना। अब काम अधूरा छोड़कर उनके पास जाऊं? अब इनको छोड़कर ऐसे कैसे चली जाऊं? अच्छा तुम इसकी फिक्र मत करो, डॉक्टर अविनाश कर लेंगे तुम्हारा पेंडिंग काम। ठीक है कहकर मिनाली चली गई। लेकिन तभी ही डॉक्टर राधिका को भी बुलावा आ गया एक इमरजेंसी केस के लिए। राधिका तेज कदमों से इमरजेंसी की ओर चल पड़ी। आज सुबह से उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मन बेचैन था, जी घबरा रहा था। डॉक्टर मानो भी तेजी से इमरजेंसी की ओर जा रहे थे। डॉक्टर राधिका को देखते ही गर्मजोशी से उसका हाथ मिलाकर बोले, मैं बहुत खुश हूँ। हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले तुम दिख गई। अब आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतेगा। तुम्हें देखकर मुझे अलग ही सुकून महसूस होती है। काश। क्या डॉक्टर मानव, आप भी सुबह सुबह ही शुरू हो गए। दोनों ने साथ ही इमरजेंसी में प्रवेश किया। अन्य डॉक्टर रोगी को प्राथमिक उपचार दे रहे थे। डॉक्टर राधिका ने आगे बढ़कर देखा। 10 वर्ष की नाजुक सी लड़की खून से लथपथ लेटी हुई थी। रक्तस्राव बहुत तेजी से हो रहा था। उसे सांस रुक रुक कर आ रही थी। डॉक्टर राधिका की निगाह लड़की के चेहरे पर पड़ी। वह चौंक पड़ी। जाना पहचाना चेहरा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक बारगी उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी। यह वही चेहरा था जिसने उसके जीवन से खुशियों को दूर कर दिया था। उसके पापा को उससे दूर कर दिया था। लड़की का चेकअप करते हुए वह एक पल को ठिठक गई थी। उसकी आंखें डबडबा उठी थी। डॉक्टर मानव की आंखों से डॉक्टर राधिका के आंसू छिप ना सके थे। डॉक्टर राधिका, तुम ठीक तो हो? जी डॉक्टर मानव, अब फिक्र ना करें। अपने सिर को झटकते हुए डॉक्टर राधिका ने तुरंत आवश्यक उपचार शुरू किया। डॉक्टरों की टीम का अथक प्रयास अपना असर शीघ्र दिखाने लगा था। लगभग घंटे भर बाद लड़की की सांसों की गति सुधरने लगी थी, परंतु मासूम के नाजुक अंगों को बर्बरतापूर्वक चोट पहुंचाई गई थी। इसीलिए उसका रक्तस्राव लगातार जारी था। उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन तुरंत आवश्यक था। आईसीयू के बाहर रोते बिलखते परिजनों की भारी भीड़ एकत्र थी। डॉक्टर ने लड़की के पिता को बुलावा भेजा था। लड़की का पिता आकाश आते ही डॉक्टर राधिका के पैरों पर गिर पड़ा। वह रोते रोते गुहार लगा रहा था, प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लो। यह बोलते हुए उसने जैसे ही अपनी निगाह डॉक्टर पर डाली, एक बारगी वह पत्ते की तरह काँप उठा। अब उसकी जबान पर ताला पड़ चुका था। डॉक्टर राधिका रूखे स्वर में बोली, आपकी बेटी की हालत नाजुक है। 4 बोतल खून की आवश्यकता पड़ेगी। आप ऑफिस में जाकर ज़रूरी कागजों पर साइन कर दीजिए और पैसे जमा कर दीजिए। वह गिड़गिड़ाकर डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा था। बुदबुदा कर बोला, डॉक्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। राधिका तेजी से भागती हुई मरीज की ओर चली गई। आकाश घबराया हुआ यहाँ वहाँ फ़ोन कर रहा था। 2 घंटे की कठिन सर्जरी के बाद डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। डॉक्टरों ने ऑपरेशन सफल बताया था। डॉक्टर मानव राधिका से बोले, तुम बहुत परेशान लग रही हो। डॉक्टरी के पैसे में भावनाओं से काम नहीं होता। दिल पर पत्थर रखकर यहाँ काम करना पड़ता है। आओ एक एक कॉफ़ी हो जाए। आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
वह डॉक्टर मानव से दूर रहना चाहती थी क्योंकि वे उसको कमज़ोर बना देते थे। डॉक्टर मानव उससे सीनियर हैं। उनके परिवार के विषय में किसी को भी कुछ पता नहीं है। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। उनकी विशेषता उनके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान है, जिसके कारण सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर मानव डॉक्टर राधिका को पसंद करते थे। उसके सुंदर चेहरे की बड़ी बड़ी गहरी उदास आंखों में वे पूरी तरह खो गए थे। वे जितना भी राधिका से बातचीत करना चाहते थे, उतना ही वह हाँ हूँ में बात को टालते हुए पैर पीछे खींचकर अपने में सिमट जाती थी। मानव और राधिका में हाय हेलो वाली दोस्ती हो गई थी। वे उसका बहुत ख्याल रखते थे, हर समय उसकी सहायता के लिए तैयार रहते थे। डॉक्टर मानव उसे बहुत ही सुलझे हुए अच्छे इंसान लगते थे। उनका मजाकिया लहजा और मीठी मुस्कान उसके दिल के तारों को झंझना देती थी। परंतु वह क्या करे, उसे पुरुष जाति से घृणा थी। किसी भी पुरुष के पास आते ही उसे आकाश का घृणा भरा स्पर्श याद आ जाता था। कहाँ खो गई राधिका? कहीं नहीं। तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। राधिका एक घूंट में कॉफ़ी समाप्त कर बोली, मैं अब घर जाऊँगी। माँ परेशान हो रही होंगी। चलो, मैं आज तुमको घर छोड़ दूँगा और आंटी के हाथ की गरम गरम रोटी भी खाने को मिल जाएंगे। नहीं डॉक्टर मानव, मम्मी का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई चल रहा है, इसलिए आज मुझे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर राधिका, इस नाचीज को आपकी दया दृष्टि का लंबे समय से इंतज़ार है। वह चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठ गई। डॉक्टर मानव, प्लीज़ बार बार मुझसे एक बात ही मत कहा करिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मानव अपने को रोक नहीं पाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, राधिका, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं सोचता हूँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर तुम्हारे घर पर ही रहने के लिए आ जाऊँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अचानक मानव की बातें सुनकर राधिका सकपका कर बोली, डॉक्टर मानव, आप मेरे विषय में कुछ जानते नहीं हैं। मुझे मर्द जाति से घृणा है। मुझे पुरुष जाति से डर लगता है। डॉक्टर मानव जोर का ठहाका लगाकर बोले, क्या मेरी सूरत इतनी भयानक है कि तुम्हें मेरे चेहरे से डर लगता है? उसका घर आ गया था। गाड़ी रुकते ही राधिका बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगी। तभी मानव ने आगे बढ़कर उसकी हथेली पर गहरा चुंबन अंकित कर दिया। उसका पूरा वजूद हिल गया, चेहरा लाल हो उठा। मानव की निगाहों से बचती हुई वह तेजी से घर के अंदर घुस गई। जल्दी जल्दी चलने के कारण वह हाफ रही थी। क्या बात है राधिका? कुछ नहीं मम्मी। आइए आपका ब्लड प्रेशर देखूं। ब्लड प्रेशर नापकर वह बोली, अच्छा हुआ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो हुआ। विनीता भावुक हो उठी थी। उनकी लाडली आज भी कितनी अकेली है। प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, बैठो, मैं तुम्हारे सिर में तेल लगाकर मालिश कर दूं। सारा दर्द तुम्हारा हवा हो जाएगा। नहीं मम्मी, नहीं, मैं माथे पर बाम लगाकर कुछ देर चुपचाप लेटूंगी। मम्मी, आज हॉस्पिटल में वह आकाश अपनी बेटी को लेकर आया था। उसी वजह से मेरा मूड खराब हो गया है और सिर में भी दर्द बढ़ गया है। आओ मेरे पास लेट जाओ। लेकिन राधिका माँ की बात अनसुनी कर अपने आंसू छिपाते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। वह लेटकर कुछ देर तक सिसकती रही। आज आकाश को देख उसके घाव ताज़ा हो गए थे। थोड़ी देर रो लेने से उसका मन कुछ हल्का हुआ तो वह सोचने लगी। उसके मन में कश्मकश थी। वह मानव के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, परंतु वह अपना अतीत मानव को कैसे बताए? क्या मानव सब कुछ जानने के बाद उससे दोस्ती रख पाएंगे? प्रिय दोस्त के दूर हो जाने का डर कुछ भी बताने से उसे रोके हुए था। उदास मन से वह शून्य में निहार रही थी। बेटी के दुख से दुखी होकर विनीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसी समय दबे पांव डॉक्टर मानव उनके पास आकर खड़े हो गए थे। आहट होते ही उन्होंने आंखें खोली तो मानव को देखते ही वे उठकर बैठ गई। बैठिए मानव जी। कैसी हैं आंटी? राधिका ने बताया था कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मेरा मन नहीं माना और मैं आपसे मिलने आ गया। मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो राधिका की ही फिक्र रहती है।
मेरे बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। चलिए आपकी फिक्र मैं आज ही दूर करता हूँ। आंटी, मैं राधिका का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। विनीता जी मानव को पसंद करती थी, परंतु उनकी बेटी तो राजी हो। फिर उसका अतीत जानने के बाद मानव की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह सोचकर वे डर गए। उन्होंने मानव का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। क्या आज हॉस्पिटल में कोई सीरियस केस आया था? हाँ, एक मासूम लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। उसको देखने के बाद से ही राधिका का मूड उखड़ा हुखड़ा हो गया। उसे देखकर वह रुआंसी हो उठी थी। ओ, वे डॉक्टर मानव की ओर देखकर बोली, काश वह घिनौना पल उसके जीवन में न आया होता। मैं दिनेश और बेटी राधिका के साथ खुशनुमा जिंदगी जी रही थी। दिनेश स्वयं डॉक्टर थे। उनका अपना क्लिनिक था जिसमें अब राधिका बैठती है। उनकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चलती थी। वे मरीजों का इलाज अपने पैसे से करते थे। वे दिल के बहुत दयालु थे। गरीबों को मुफ्त में दवा देते थे। ऊपर से फल खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा देते थे। इसीलिए हम लोगों की माली हालत खस्ता रहती थी। उन्होंने राधिका के पैदा होते ही उसे डॉक्टर बनाने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी ज़रूरतों में कटौती करके उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। राधिका शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। आकाश इसी के साथ पढ़ता था। वह रईस बाप का बेटा था। पढ़ने लिखने से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसका पसंदीदा काम लड़कियों को छेड़ना था। वह राधिका को अपनी प्रेमिका बताकर उल्टी सीधी बातें फैलाया करता था। एक दिन तो उसने सारी सीमाओं को तोड़ते हुए कैंटीन में बैठी राधिका को किस कर लिया। उसके जवाब में राधिका ने उसको जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए प्रिंसिपल के कमरे में ले गई। प्रिंसिपल साहब भी आकाश की हरकतों से परेशान थे। उन्होंने कॉलेज से उसका नाम काट दिया। उसके रईस बाप ने रातों रात उसको कहीं बाहर भेज दिया। राधिका ने कठिन परिश्रम करके पहली बार में ही MBBS की प्रवेश परीक्षा पास की थी। वह रहती थी दिल्ली में, परंतु उसका मन अटका रहता था मम्मी पापा पर। रोज़ सुबह शाम वह फ़ोन करके हम दोनों का हालचाल पूछना नहीं भूलती थी। समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा था। वह फाइनल ईयर भी पूरा करने वाली थी। दिनेश ने अपनी गांव की ज़मीन बेचकर बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा आधुनिक क्लिनिक बनवाया था। डॉक्टर राधिका की नेम प्लेट बनवा कर लगा दी थी। मुझसे कहते, देखो इसी क्लिनिक में बैठकर मेरी बेटी मरीजों को देखा करेगी। मैं अपनी बेटी को अपनी नज़र से दूर नहीं करूँगा। बेटी दामाद को क्लिनिक सौंपकर खुद रिटायर्ड लाइफ का आनंद उठाऊँगा। अक्सर मुझसे कहते, मैडम जी कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तो हम दोनों आराम से झूले पर बैठकर गर्म चाय की प्याली का आनंद लिया करेंगे। जब से उसने रजत के बारे में बताया था, तब से उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढना भी बंद कर दिया था। उन्होंने बिना मिले ही बेटी की पसंद पर अपनी मोहर लगा दी थी। राधिका के फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे। उसने खुश होकर बताया था, मम्मी मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं, हो सकता है इस बार का मेडल मुझे ही मिले। वह अपने पापा से कहती, पापा फेयरवेल पार्टी में हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं। मैंने लैपटॉप में वीडियो भी बनाया है और फ़ोटो भी डाले हैं। मैं आऊँगी तो आप दोनों को दिखाऊंगी। फिर बोली, माँ आपको दिल्ली से कुछ मंगाना हो तो बता दो, मैं बाज़ार जाकर लेती आऊँगी। ना बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वह बोली थी। मम्मी आपकी आवाज़ क्यों धीमी है? क्या हुआ? क्या पापा से झगड़ा हुआ है? मम्मी प्लीज़ पापा से बहस मत किया करो। आप जानती तो हैं कि आपसे झगड़ने के बाद वे कितने चुप हो जाते हैं। छोड़िए, मैं आ रही हूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे कहती थी, राधिका आजकल दिल्ली में गुंडागर्दी बहुत है, तुम देर रात में मत निकला करो। तुम रात की ट्रेन से मत आना, सुबह की ट्रेन से आना। राधिका ने तेजी से उत्तर दिया था, माँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं देश की राजधानी में रहती हूँ। यहाँ की पुलिस बहुत चौकन्ना रहती है। आपकी बेटी की जूडो कराटे की ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? फिर जोर से ठहाका मारकर बोली थी, कोई बदमाश गुंडा उसके सामने आकर तो देखे, पल भर में धूल चटा दूंगी। मम्मी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी बहुत बहादुर है।
वह हमारे पास आने की तैयारी में लगी हुई थी। उसने तमाम खरीदारी कर ली थी। उसने पापा के लिए शर्ट खरीदी और मेरे लिए सिल्क की खूबसूरत साड़ी ली। साथ में मैचिंग क्लिप और लेदर का पर्स भी खरीदा था। खरीदारी करके वह बहुत खुश थी। उसने बताया था, मम्मी, मेरे साथ मेरी सहेलियाँ कानपुर घूमने आ रही हैं। घर जरा ठीक कर लेना, थोड़ा नाश्ता भी बना लेना। ये लोग तुम्हारी लड्डू मठरी की दीवानी हैं। अच्छा अच्छा, बना दूंगी। वह मेरी धीमी आवाज़ सुनकर बेचैन हो उठी थी। उसका मन नहीं माना था। उसने तुरंत पापा को फ़ोन मिलाया था। पापा, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, क्यों बेटा? आप और मम्मी दोनों मेरे आने को लेकर खुश नहीं लग रहे हैं। क्या बात है? ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा, सच सच बताइए। मुझे अभी पढ़ना है, पेपर की तैयारी भी बाकी है। वे धीमी आवाज़ में बोले थे। आकाश क्लिनिक में आया था और धमकी देकर गया है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई? क्या मेरा थप्पड़ भूल गया है? देखो राधिका, तुम बिल्कुल चुप रहोगी। तुम्हें उसकी ओर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। पापा, मैं डरपोक नहीं हूँ। यदि वह मुझे परेशान नहीं करेगा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वे मन ही मन बुदबुदा कर बोले, मुझे तो अपनी बेटी को लेकर सारी दुनिया से डर लगता है। मैं बेटी और उसकी सहेलियों के लिए लड्डू मठरी वगैरह बना रही थी तो दिनेश बोले, कल तो तुम्हारी लाडो आ रही है। लेकिन आज सुबह से ही ऐसी तैयारियां चल रही हैं जैसे बेटी नहीं तुम्हारा दामाद आ रहा है। मैं बोली, आप भी, बस दामाद भी समय पर आ जाएगा। उसकी सहेलियां आ रही हैं कि नहीं? हाँ हाँ, लाओ, पर्ची तो दो, सामान ला दूँ। तुम्हारी बेटी हम लोगों के लिए गिफ्ट ला रही है। दिनेश हंस कर बोले, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी तरह पक्की गृहस्थन है। रहती वहाँ है लेकिन मन उसका यहाँ रहता है। जाने कितनी उसकी फिजूल खर्ची की आदत है। रात में उन्हें करवट बदलते देख मैं बोली, क्या बेटी के आने की खुशी में नींद उड़ गई है? नहीं, आकाश आया था, वह धमकी दे कर गया है। मैंने राधिका को समझा दिया है। वह आखिर आपकी बेटी है, आपका कहना जरूर मानेगी। आप सो जाइए, सुबह स्टेशन जाना है। उसकी सहेलियां भी तो आ रही हैं। सुबह हंसती चहचहाती लड़कियां आ गई थीं। हम लोगों के लिए तो घर में जश्न का माहौल था। मुझे किचन से फुर्सत नहीं थी तो दिनेश को बाजार के कामों से। दिनेश ने टैक्सी बुला ली थी। हम सब घूमने गए। रमेश लाल की मशहूर चाट खाकर सब खुश हो गई थीं। फिर शॉपिंग मार्ट में जाकर चिकन का सूट सबने खरीदा था। अगला दिन भी मस्ती में बीता था। दिनेश सुबह से कुछ ढीले थे, इसीलिए वे घर में ही रह रहे थे। हम सब रात में राधिका की सहेलियों को ट्रेन में बिठाकर थके हुए घर पहुँचे तो दिनेश बेचैनी की हालत में यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। पूछने पर बोले, बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर शायद बढ़ा हुआ है। दिन भर भाग दौड़ में अपना दवा लेना भूल गया था, इसीलिए कल से दवा नहीं खाई है। राधिका नाराज होकर बोली, पापा, आपको मैं क्या कहूँ? खुद डॉक्टर होकर इतनी बड़ी लापरवाही। उसने ब्लड प्रेशर नापा और घबराकर दवा के डिब्बे में दवा ढूंढती रही। ना मिलने पर एकदम स्कूटी लेकर दवा लेने चल दी थी। दिनेश की हालत देखकर उसका चेहरा उतर गया था। दवा खरीदते वक्त 10:30 बज गए थे। दिसंबर की सर्द रात थी। सड़क सुनसान थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। बाइक पर 2 लड़के थे। दोनों उसे घसीटकर सड़क के किनारे झाड़ी में ले गए। राधिका ने जूडो कराटे के सारे दांव उस समय आजमाए, लेकिन उन दोनों के बलिष्ठ हाथों की मजबूती में वह विवश होती जा रही थी। राधिका ने मौका लगते ही एक लड़के के हाथ में जोर से दांत गड़ा दिए, जिससे वह बिलबिला कर उठा, परंतु वह फिर और बर्बर हो उठा। राधिका ने उसके मुंह पर थूक दिया। उन दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से छिपाए हुए थे। धीरे धीरे वह असक्त होती जा रही थी। तभी पेट्रोलिंग वाली पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसमें से एक चिल्ला उठा था, भाग आकाश, पुलिस आ रही है। दोनों ने बाइक स्टार्ट की और जाने किधर उड़न छू हो गए। तब तक वह बाइक का नंबर याद कर चुकी थी। बदहवासी की हालत में भी उसने पापा की दवा का पैकेट वहाँ से उठा लिया था। पिछले कुछ पलों में ही उसके साथ इतना कुछ हो चुका था कि सहसा वह उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी।
परंतु उसने अपना साहस नहीं खोया और पुलिस को बाइक का नंबर व आकाश का नाम बताकर तेजी से स्कूटी चलाकर घर चली आई। मैं परेशानी की हालत में बरामदे में चहलकदमी कर रही थी। बड़ी देर लग गई बेटा, पापा ठीक है? नहीं, बहुत बेचैन हैं। वह पापा की नज़रों से बचना चाहती थी, लेकिन वह उनकी नज़रों से नहीं बच सकी क्योंकि वे बाहर आ गए थे। राधिका के फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, यहाँ वहाँ खरोचों के निशान, उसका उड़ा हुआ बेजान चेहरा किसी अनहोनी का स्पष्ट संकेत कर रहा था। दिनेश एक बारगी चिल्लाकर बोले, यह आकाश की ही हिम्मत होगी। गुंडा कहीं का, तुम रात के समय अकेले घर से क्यों गई थी? गुस्से से आपे से बाहर होकर मुझ पर चिल्लाने लगे। तुम उसके साथ नहीं जा सकती थी? मैं मर थोड़ी ही जाता। मैंने तुमसे कहा था कि आकाश मुझे धमकी देकर गया है। मेरा मोबाइल दो, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। राधिका बोली, पापा प्लीज़ शांत हो जाइए आप। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले आप दवा खाइए। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और निराशा झलक रही थी। दिनेश के मुंह से निकला, हाय यह क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? दिनेश मुंह पकड़कर तेजी से बाथरूम की ओर बढ़े और वहीं धड़ाम से गिर पड़े। राधिका ने अपने पापा को बचाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु सब कुछ एक क्षण में ही समाप्त हो चुका था। मैं बेहोश हो चुकी थी। राधिका शायद पहले से ही अपनी माँ की सारी बातें सुन रही थी। आगे की बात वह बताने लगी। एक और पापा पड़े हुए थे तो दूसरी ओर बेहोश माँ, साथ में मेरा तन मन दोनों गंभीर रूप से घायल थे। किसी तरह कोशिश करके माँ को होश में लाई थी। होश में आते ही मम्मी की रोने की आवाज़ से पास पड़ोस और रिश्तेदारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सुबह होते ही पुलिस आ गई थी और आकाश की कहानी लोगों को पता चल चुकी थी। सबकी निगाहों में पापा की मौत के लिए मैं गुनाहगार थी। उन सब की निगाहों में मेरे प्रति घृणा थी। बुआ, मामा, चाचा जी आदि सबका एक ही विचार था, गुंडे से भिड़ने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाप की ऊपर तक पहुँच है, वे तो उसे छुड़ा ही लेंगे। नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना, बिन बाप की हो गई। तुम्हारी शादी भी वे नहीं कर पाए, सारे अरमान उनके मन में ही रह गए। रात दिन रिश्तेदारों की कानाफूसी और तानों से मैं परेशान हो चुकी थी, परंतु मैं कान बंद कर माँ का हाथ पकड़े बैठी रहती। इधर घर में दुखद अध्याय चल रहा था। माँ कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के कहने के अनुसार सारे काम कर रही थी। उधर आकाश पकड़ा जा चुका था, इसीलिए मेरा थाना कोर्ट का चक्कर चालू हो गया था। मेरे द्वारा बताया गया बाइक नंबर और मेरे दांतों की छाप मेरे हक में थी, परंतु पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुकी थी। कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट में वकीलों की पूछताछ, बयान, गवाही आदि बहुत लंबा और एक दुखद अध्याय था। आखिरकार आकाश को 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना हुआ। माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे पापा की क्लिनिक में ले गई थी। वहाँ हम दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़े थे। मैं रोज़ सुबह शाम क्लिनिक जाने लगी थी। किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते थे। क्लिनिक आते जाते लोगों के ताने मेरे कान में अक्सर पड़ते जाते थे। ऐसे ही लड़कों ने थोड़े ही पकड़ लिया होगा, इसने ज़रूर उन्हें उकसाया होगा। आधी रात में दवा के बहाने से अकेले घर से जाने का क्या काम था? डॉक्टर बुला लेती, बड़ी बहादुर बनती थी, अपने बाप की जान ले ली, वगैरह वगैरह। थाना कोतवाली में पुलिस वालों की गंदी लोलुप निगाहों को मैंने झेला है। वे इस प्रकार दिखते थे मानो मेरे आर पार देख रहे हैं। एक दूसरे से कहते थे, ऐसी सुंदरी को देखकर आकाश क्या, मेरी भी लार टपकने लगती है। यह सब सुनते सुनते मैं पत्थर बन चुकी थी। प्रैक्टिस चलती नहीं थी, तभी मैंने यहाँ आना शुरू किया, जहाँ मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। मैं आपसे भी दूर दूर रहती हूँ कि फिर कोई मुझ पर अपनी उंगली दिखाकर यह न कहे कि यह वही लड़की है जिसके साथ 2 लड़कों ने बलात्कार किया था। पापा तो एक पल में दुनिया से कुछ कर गए थे, जिसकी जिम्मेदार मैं हूँ, परंतु मैं तो हर पल मरती हूँ। यह समाज के ताने और व्यंग बाण मेरे दिल को लहूलुहान करते रहते हैं। मेरे मन में अपने पापा की मौत का अपराध बोध है। मैं अपने को भूलना चाहती थी, इसीलिए अपने को रात दिन अपने पैसे में व्यस्त रखती। मैं एक नामी सर्जन बन गई, कई अवार्ड मुझे मिलते रहे, परंतु डॉक्टर मानव, मैं कैसे विश्वास करूं कि भविष्य में कोई दुराचारी मुझ पर
हमला नहीं करेगा? क्या स्त्री होना अभिशाप है कि पुरुष बल प्रयोग करके उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे? पुरुष बलशाली है, इसलिए उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने से शारीरिक रूप से कमजोर स्त्री के साथ कोई भी घिनौनी हरकत करके समाज में सम्मानपूर्वक जीवित रहे, जबकि स्त्री जिसका कोई कसूर नहीं होता, अपमान का दंश उसे ही झेलना पड़ता है। मैंने तब सोचा था कि वह वहसीपन में कामयाब तो हो गया, परंतु भविष्य में उसका प्रतिफल उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। लेकिन सजा उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस बेचारी मासूम का क्या दोष? गलत काम की सजा चाहे देर से मिले, पर मिलती जरूर है। आज आकाश के आंसू देखकर मुझे यही महसूस हुआ। लेकिन उस बेचारी निरपराध बच्ची के कष्ट को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो उठा है। बोलते बोलते डॉक्टर राधिका फुट फुट कर रो पड़ी। शांत हो जाओ राधिका, इसे एक हादसा समझो। दुर्घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है, डॉक्टर मानव सांत्वना देते हुए बोले। मानो प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, आपको एक से एक जीवन साथी मिल जाएगी। राधिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस घटना में तुम्हारा क्या दोष है? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। मानव, आज आप मुझे दया भाव से अपना भी लेंगे तो बाद में समाज के तानों को सुनकर पछताएंगे। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन से दूर चले जाइए। आंटी प्लीज़, अब आप ही राधिका को समझाइए। मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। विनीता जी ने राधिका का हाथ डॉक्टर मानव के हाथ में पकड़ाकर दोनों को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीग उठी थीं। राधिका, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हें डॉक्टर मानव जैसा इंसान मिला है। नहीं माँ, मैं शादी नहीं कर पाऊँगी। बेटी जिद छोड़ो। डॉक्टर मानव ने भी अकेले रहकर डॉक्टरी को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इसलिए तुम दोनों एक और एक मिलकर 11 के बराबर हो जाओगे। तुम दोनों अपने पेशे को एक नए उत्साह उमंग के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। अपनी बात कहकर राधिका अंदर चली गई। डॉक्टर मानव भीगे स्वर में बोले, राधिका, मैं अपने जीवन साथी का इंतज़ार करूँगा। मानव ने देखा राधिका की आंखों में मुख सहमति थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।